क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल में क्या क्या चेंजेस होते हैं ना, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है प्रेगनेंसी के दौरान, और वो किस तरीके से देखो हेल्पफुल होता है, किस तरीके से हार्मफुल होता है एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे किस किस का चेंजेस पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। हर सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। सेकंड, रेस्पिरेटरी चेंजेस। थर्ड आपके पास में एसिड बेस चेंजेस, बेस बैलेंस चेंज। फोर्थ आपके पास में वेट गेन। फिफ्थ आपके पास में रीनल चेंजेस, यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सिक्स आपके पास में रिप्रोडक्टिव चेंजेस, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल ऑर्गन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, रिप्रोडक्टिव चेंजेस। उसके बाद आएगा आपके मेटाबॉलिक चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस। और 8वें नंबर पे आएगा आपके वाटर बैलेंस चेंजेस। तो इतने सारे चेंजेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कार्डियोवास्कुलर चेंजेस की, कि कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर चेंजेस की। कार्डियोवास्कुलर चेंजेस की बात करते हैं सबसे पहले। तो कार्डियोवास्कुलर में क्या क्या चेंजेस होते हैं देखो, तो सबसे मेन चीज आती है सबसे पहले कि यहाँ पर जो है ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का वॉल्यूम, फ्लूइड इंक्रीज हो जाता है। तो फ्लूइड इंक्रीज होने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कितना इंक्रीज हो जाता है ब्लड का वॉल्यूम? 30 से 40%। जो ब्लड है उसका 30 से 40% जो है वॉल्यूम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम, और प्लाज्मा वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है? एग्जाम में पूछते हैं 40 से 50%। 1.5 गुना हो जाता है प्लाज्मा। कितना हो जाता है? 1.5 गुना। 1.5 गुना प्लाज्मा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी है। और प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और इसी वजह से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो उसके अंदर डाइल्यूटेड सब्सटेंस है वो कम होने लगते हैं। और जब डाइल्यूटेड सब्सटेंस कम हो जाएंगे, जैसे हीमोग्लोबिन की बात करें हम लोग, हीमोग्लोबिन जो है कम होने लगेगा, तो वहाँ पर देखो ब्लड की फिजियोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से वहाँ पे हीमोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम दिखाई दे रहा है। समझेंगे कैसे? जैसे कि मान के चलो, पहले किसी के अंदर 4 लीटर ब्लड था। आई बात समझ में? और 4 लीटर के अंदर जो था आपके पास में अप्रोक्सीमेट मान के चलो, आपके पास में 13 ग्राम पर डीएल हीमोग्लोबिन था। डीएल का मतलब 100 ml, 100 ml में कितना था? 13 ग्राम, 4 लीटर के हिसाब से। अब जो है ब्लड हो गया मान के चलो 5 लीटर, क्योंकि क्या हो गया? प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया।
तो प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ गया तो आपके पास में क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ गया। लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो 13 ग्राम ही है अभी भी। लेकिन अब क्या होगा, पहले तो 100 ml की बात कर रहे थे, अब क्या होगा 13 ग्राम जो है अब वो कितने में रह गया, 150 ml में। तो जो डाइल्यूट हीमोग्लोबिन है उसका जो है वॉल्यूम कम हो गया, डाइल्यूट हीमोग्लोबिन का वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया ना। तो हीमोडाइल्यूशन की वजह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीमोडाइल्यूशन की वजह से ब्लड के घुलने की वजह से उसके अंदर घुले हुए पदार्थ है उनका जो है परसेंटेज कम हो जाता है। पहले तो 100 ml में 13 ग्राम था, अब जो है 13 ग्राम कितने मिलेगा, 150 ml के अंदर। 150 ml में 13 ग्राम है ना, अब 150 ml के अंदर 13 ग्राम है। तो क्या होगा, हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन की वजह से यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हीमोडाइल्यूशन की वजह से यहाँ पे जो है ब्लड के अंदर जो है एचबी का परसेंटेज कम हो जाता है, उसकी वजह से यहाँ पर फिजियोलॉजिकल एनीमिया दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में जो एनीमिया दिखाई देता है किस टाइप का एनीमिया होता है, बहुत बार पूछा गया है। इसकी वजह से जो है क्या होगा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया, फिजियोलॉजिकल एनीमिया बहुत बार पूछा गया है कि प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है उसका नाम बताइए। फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है, क्यों होता है, हीमोडाइल्यूशन की वजह से। हीमोडाइल्यूशन का मतलब कि जो घुली हुई चीजें हैं ब्लड के अंदर वो डाइल्यूट हो जाती है, उनका परसेंटेज कम हो जाता है, एचबी वगैरह का परसेंटेज जो है पहले तो 100 ml के अंदर था, अब कितने में हो गया, 150 ml, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया ना, उस वजह से जो है हीमोग्लोबिन का जो परसेंटेज है वो कम हो गया। देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है हीमोडाइल्यूशन की वजह से। आई बात समझ में। अब देखो धीरे धीरे क्या करती है बॉडी उस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करती है। आप जो है मदर को जो है प्रेगनेंसी के आयरन देने के लिए सलाह देते हो, और जो है आयरन रिच फूड खाने की सलाह देते हो, इसीलिए देते हो कि ये जो घटा हुआ जो एचपी लेवल है ये मेंटेन हो जाए। तो बॉडी कोशिश करती है उसको मेंटेन करने की और आरबीसी को इंक्रीज कर देती है। आरबीसी जो है वॉल्यूम इंक्रीज कर देती है बॉडी। और प्रेगनेंसी में कितना आरबीसी इंक्रीज होता है नॉर्मली, 20 से 30%। और हीमोग्लोबिन की बात करें कि हीमोग्लोबिन कितना इंक्रीज हो जाता है, 18 से 20% बढ़ जाता है बॉडी के अंदर। आगे बात समझ में। तो एनीमिया क्यों हुआ, हीमोडाइल्यूशन की वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। और अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, देखो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी हो, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो तो आपके जो है पर प्रेगनेंसी के हिसाब से 500 ml एक्स्ट्रा जो है प्लाज्मा बढ़ता है। आई बात समझ में। मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर 500 ml एक्स्ट्रा प्लाज्मा बढ़ता है। ये तो आपके पास में ब्लड के बारे में था। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि हीमोडाइलेशन क्यों होता है। हीमोडाइलेशन जो है आपके फीटस के लिए बहुत असेंशियल है, क्योंकि अगर जितना गाढ़ा ब्लड होगा तो उतना ही ऑक्सीजन को एचबी से डी अटैच होने में टाइम लगेगा। हीमोडाइलेशन की वजह से जो ऑक्सीजन है वो आसानी से डी अटैच हो जाता है प्लेसेंटा के लेवल पे, और वो ऑक्सीजन आराम से कहाँ पहुंच जाता है, फीटस तक पहुंच जाता है। तो एडवांटेज ऑफ हीमोडाइलेशन, देखो एक तरफ तो मदर के तो क्या हो गया एनीमिया, लेकिन ये एडवांटेज है फीटस के लिए। क्या एडवांटेज है हीमोडाइलेशन का, ब्लड के वॉल्यूम बढ़ने का, ब्लड का जो है पतला होने का क्या फायदा है। फायदा ये है कि ये प्लेसेंटा है और यहाँ पर ये आपके अम्बिलिकल वेन, और इधर से ये आपके पास में यूटेराइन आर्टरी, यूटेराइन वेन। तो यूटेराइन आर्टरी के द्वारा जो ब्लड आ रहा है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई है। तो जब ब्लड पतला होगा
तो हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई ऑक्सीजन आसानी से डी अटैच हो जाएगी और डी अटैच होकर अम्बिलिकल वेन के द्वारा आसानी से कहाँ पहुंच जाएगी, फीटस तक पहुंच जाएगी। तो हीमोडायल्यूशन का यही फायदा है कि हीमोडायल्यूशन की वजह से फीटस को O2 का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो जाता है, O2 ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है फीटस को ब्लड के पतला होने की वजह से। अब ESR पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ध्यान रखना, ESR पे क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेगनेंसी के अंदर, ESR पे क्या इफेक्ट होता है, ध्यान रखना। ESR पहले फुल फॉर्म की बात करें, इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का मतलब RBC, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, सेडिमेंटेशन रेट क्लियर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब क्या होता है देखो इसके अंदर आपकी जो ESR है प्रेगनेंसी के टाइम पे RBC बढ़ने की वजह से जो है ESR थोड़ा सा बढ़ जाता है, RBC बढ़ गया था और RBC बढ़ने की वजह से जो है ESR क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इतना सा ध्यान रखेंगे बस। अभी आपको बताया था मैंने कि RBC बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है RBC आपके 20 से 30%, और इसकी वजह से जो है ESR बढ़े, जितना RBC बढ़ेगा उतना ही ESR बढ़ेगा, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि कितना हो जाता है ESR। जैसे नॉर्मली अगर ESR की बात करें हम लोग तो 10 mm/h के हिसाब से रहता है, और प्रेगनेंसी में जो ESR हो जाता है प्रेगनेंसी 40 mm/h, 40 mm/h। अब बात करते हैं आगे की कार्डियक आउटपुट पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले तो बात करता हूँ पल्स रेट पे। पल्स रेट, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो मोटर है, जो हार्ट है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, पानी ज़्यादा तो मोटर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जो है जो हार्ट रेट है वो बढ़ने लगेगी, इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी इंक्रीज हो जाएगी ध्यान रखना, 10 से 15 ब्रीथ पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाएगी। पल्स रेट कितनी बढ़ जाती है, 10 से 15 ब्रीथ पर मिनट, मतलब मोर देन 100 ब्रीथ पर मिनट अगर हो तो आप इसे क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, टैकीकार्डिया की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि पल्स रेट कितनी बढ़ जाती है, 10 से 15 ब्रीथ पर मिनट बढ़ जाती है। आई बात समझ में। अब बात करें कार्डियक आउटपुट की, कार्डियक आउटपुट की, कार्डियक आउटपुट के बारे में आप लोग जानते हो कि 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा जो ब्लड बाहर निकाला जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में हार्ट के द्वारा जो ब्लड बाहर निकाला जाता है उसको कार्डियक आउटपुट कहते हैं। और एक बीट के अंदर हार्ट से जो ब्लड बाहर निकलता है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। देखो एक बीट में जो ब्लड बाहर निकलता है हार्ट से, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट किसे कहेंगे, 1 मिनट में हार्ट से पंप होने वाला, हार्ट से पंप या बाहर निकलने वाला जो ब्लड है, होने वाला ब्लड, उसको क्या बोलेंगे हम, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए यहाँ पे एक बात बता देता हूँ मैं तुम्हें, देखो एक्स्ट्रा। कार्डियक आउटपुट को निकालने के लिए आप क्या करोगे कि एक धड़कन के अंदर जितना ब्लड निकल रहा है उसको 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में कितनी धड़कन होती है, 72 होती है ना। तो आपके पास में कार्डियक आउटपुट बराबर स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम, एक धड़कन में निकलने वाला ब्लड इंटू हार्ट रेट, मतलब 72। तो स्ट्रोक वॉल्यूम, नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है 70 ml होता है,
70 को 72 से गुणा कर दो, कितना? अप्रोक्सीमेट 5 लीटर, 5 लीटर पर मिनट। 5 लीटर पर मिनट जो है हमारा कार्डियक आउटपुट नॉर्मल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो है प्रेगनेंसी के अंदर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। और कब से बढ़ने लगता है? 5वें वीक से, 5वें सप्ताह से जो है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। क्योंकि जो है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ब्लड का, उतना ही जो है हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। तो हार्ट जितना जो है ब्लड को पंप करेगा, वही तो आपके कार्डियक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। आई बात समझ में? और स्लाइटली हाइपरट्रोफी हो जाती है हार्ट की, क्योंकि जो है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ज़्यादा ब्लड जो है हार्ट के अंदर रुकेगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी हाइपरट्रोफी हो जाती है। अगर कारण पूछे, ड्यू टू इंक्रीज वर्कलोड, हार्ट का वर्कलोड बढ़ने की वजह से हाइपरट्रोफी। हाइपरट्रोफी का मतलब आकार बढ़ जाना। आकार बढ़ जाना, तो हार्ट का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। आगे बात करता हूं मैं, अगर पल्स की बात करें तो पल्स भी बढ़ जाती है। लेकिन देखो हार्ट का आकार बढ़ने की वजह से जो हम एपिकल पल्स जो नॉर्मली हम लेते थे 4 से 5 इंटरकोस्टल स्पेस से, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, एपिकल पल्स लोकेशन चेंज हो जाती है, लोकेशन चेंज ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट। तो नॉर्मली किसी पर्सन के अंदर आप एपिकल पल्स कहाँ से लेते हो? सबसे पहली बात, नॉर्मली हम लोग एपिकल पल्स जो लेते हैं 4 and 5 इंटरकोस्टल स्पेस से, 4th and 5th इंटरकोस्टल स्पेस से। आई बात मोस्टली जो हम किसको चुनते हैं? 4th इंटरकोस्टल स्पेस को। लेकिन प्रेगनेंसी के अंदर ये लोकेशन चेंज हो जाती है, क्योंकि हार्ट क्या हो जाता है? हाइपरट्रोफी हो जाता है। हार्ट क्या हो जाता है? हाइपरट्रोफी हो जाती है हार्ट की। तो ये लोकेशन कहाँ पहुंच जाती है? इन प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी हार्ट की हाइपरट्रोफी की वजह से ये जो लोकेशन है, एपिकल पल्स की जो लोकेशन है, रिकॉर्डेड फ्रॉम 4th रिब्स, 4थी फसली से रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। 4th रिब्स, 4th इंटरकोस्टल स्पेस की जगह 4th रिब्स से हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। आगे बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो भी कार्डियोवास्कुलर चल रहा है, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है आपके? देखो ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। वस्कुलर रेजिस्टेंस का मतलब होता है, ध्यान से देखेंगे इधर, जो ब्लड वेसल्स की दीवारें होती है उससे लगने वाला जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो एक बात ध्यान रखेंगे, ब्लड प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझने के लिए आप एक चीज समझेंगे कि ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड वेसल्स की दीवारों के द्वारा ब्लड पे लगाया गया प्रेशर, कि ब्लड वेसल्स की दीवारों पर ब्लड के द्वारा लगाया गया प्रेशर, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दीवारें अगर लचीली हो जाएगी तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। क्लियर है माइंड के अंदर? तो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखना ना, प्रेगनेंसी के अंदर, इन प्रेगनेंसी, बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है, मतलब ब्लड वेसल्स की जो दीवारें होती हैं उनके द्वारा जो रेजिस्टेंस लगाया जाता है, वस्कुलर रेजिस्टेंस कहते हैं उसको। जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है ब्लड वेसल्स की दीवारों के द्वारा लगाया गया रेजिस्टेंस या प्रेशर,
वो कम हो जाता है। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर भी क्या रहेगा, कम। अब आप पूछ सकते हो सर ये वस्कुलर रेजिस्टेंस कम क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी में निकलता है, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी हम कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रेगनेंसी के लिए, इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसकी वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और वस्कुलर रेजिस्टेंस कम होने की वजह से आपके जो बीपी है वो क्या दिखाई देता है यहाँ पे, कम। तो प्रेगनेंसी के अंदर बीपी क्या दिखाई देता है, कम। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन बीपी क्या रहा, कम रहा। बीपी क्या दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। और एक और बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि जो फीमोरल वेन का जो प्रेशर है, फीमोरल वेन का प्रेशर, वेन का प्रेशर, फीमोरल वेन का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, इंक्रीज इन प्रेगनेंसी। क्यों क्यों बढ़ जाता है, ये है। तो देखो ये मान के चलिए पैर के अंदर होती है फीमोरल वेन, पैर के अंदर होती है फीमोरल वेन आपके। तो फीमोरल वेन कहाँ पे जाके मिलेगी आगे, आगे इंफीरियर वेना के वहां मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी, इंफीरियर वेना के वहां। आई बात समझ में, फीमोरल वेन कहाँ मिलेगी, इंफीरियर वेना के वहां। और फीटस की वजह से, फीटस ऊपर चढ़ रहा है और फीटस की वजह से क्या होता है, इस इंफीरियर वेना के वहां पे जो है प्रेशर पड़ता है, और इंफीरियर वेना के वहां प्रेशर पड़ने की वजह से इसका डायमीटर क्या हो जाता है, कम। जिसकी वजह से फीमोरल वेन पे जो, वेन से जो ब्लड जा रहा है उसको आगे जाके कम डायमीटर मिलता है, और कम डायमीटर की वजह से फीमोरल वेन पे प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्योंकि ब्लड जो है आसानी से जो है ऊपर नहीं पहुंच पाता, इसलिए फीमोरल वेन का प्रेशर बढ़ता जाता है। अगर नॉर्मल प्रेशर की आप बात करें कि फीमोरल वेन का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है, तो नॉर्मल प्रेशर की बात करें तो आपके पास में 8 से 10 सेंटीमीटर H2O, 8 से 10 सेंटीमीटर H2O। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के अंदर इंफीरियर वेना के वहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो प्रेशर है 10 से 20 हो जाता है, सीधा सीधा। प्रेगनेंसी के अंदर कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर H2O। बात को याद रखेंगे, मतलब कितना बढ़ गया, 100% इंक्रीज हो जाता है, सीधा दुगना हो गया, 100% इंक्रीज। फीमोरल वेन प्रेशर कितना बढ़ जाता है, 100% इंक्रीज हो जाता है ना। और फीमोरल वेन से ब्लड का प्रॉपर नहीं जाने की वजह से, ध्यान रखेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। फीमोरल वेन से ब्लड प्रॉपर नहीं जा पा रहा क्योंकि इंफीरियर वेना के वहाँ पे क्या लग रहा है, कंप्रेशन लग रहा है। तो फीमोरल वेन का ब्लड प्रॉपर नहीं जाने की वजह से, ब्लड प्रॉपर आगे नहीं जाने की वजह से, ब्लड प्रॉपर आगे नहीं जाने की वजह से जो नीचे वाली जो वेन्स वगैरह होती है उनमें ब्लड कलेक्ट होने लगता है। जो छोटी छोटी वेन्स होती है, पैर के जो नीचे वाली छोटी छोटी वेन्स होती है उनमें ब्लड कलेक्ट होने लगता है। और इसी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर, इन प्रेगनेंसी लेडी के अंदर एंकल एडिमा दिखाई देती है, एंकल एडिमा दिखाई देती है। आगे बात समझ में, इंफीरियर वेना का प्रेशर होने की वजह से ही एंकल एडिमा दिखाई देती है। पूछ लिया जाए कि एंकल एडिमा क्यों दिखाई देती है, किस कारण की वजह से, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। फीटस ऊपर बढ़ता जाएगा, इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे होता है, फीटस ऊपर बढ़ता जाएगा तो किस पे प्रेशर डालेगा, इंफीरियर वेना केवा पे। तो एंकल एडिमा क्यों दिखाई देती है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा पे कंप्रेशन होने की वजह से जो है आपके एंकल एडिमा दिखाई देता है। आई बात समझ में। अब क्या होता है देखो, जिसकी वजह से देखो आपके कभी कभी, ध्यान देना मेरा, प्रॉपर ब्लड जा नहीं पाएगा तो प्रॉपर ब्लड आ भी नहीं पाएगा। आई बात समझ में। प्रॉपर ब्लड अगर नहीं जाएगा, वेनस रिटर्न क्या हो गया, ध्यान देना, देखो इंपॉर्टेंट बात, फीमोरल वेन से इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होने की वजह से पूरा ब्लड नहीं जा पा रहा, इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होने की वजह से, ध्यान देंगे मेरी बात पे, कंप्रेस होने की वजह से, ड्यू टू इंफीरियर वेना केवा कंप्रेशन,
इंफीरियर वेना केवा के कंप्रेस होने की वजह से, इंफीरियर वेना केवा के कंप्रेस होने की वजह से जो है वेनस रिटर्न कम हो जाता है। वेन से जो ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ, वेनस रिटर्न का मतलब क्या होता है, वेन से जो ब्लड जा रहा है हार्ट की तरफ वो क्या हो जाता है, कम। जब हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा कम तो सप्लाई भी क्या होगा, कम, डिक्रीज सप्लाई, डिक्रीज सप्लाई टू पेरिफेरल ऑर्गन। दूर के जो ऑर्गन है उसमें जो है ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। कौन सी, अब कौन सी पोजीशन के अंदर ज्यादा दिखाई देता है, देखो इन डिक्रीज सप्लाई टू पेरिफेरल ऑर्गन, कौन सी पोजीशन है, इन सुपाइन पोजीशन, सुपाइन पोजीशन के अंदर, इन सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन में क्यों, क्योंकि सुपाइन पोजीशन के अंदर जो फीटस है वो सबसे ज्यादा कंप्रेस करता है इंफीरियर वेना केवा। सुपाइन पोजीशन के अंदर जो है कंप्रेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। सीधा सीधा पूरा का पूरा फीटस कहाँ पे आके प्रेशर डालता है आपके इंफीरियर वेना केवा पे, इंक्रीज कंप्रेशन ऑफ इंफीरियर वेना केवा सुपाइन पोजीशन के अंदर। और इंफीरियर वेना केवा का प्रेशर बढ़ने की वजह से सुपाइन पोजीशन के अंदर जो है जो बीपी है वो कम हो जाता है। बीपी किसका, आर्टरी का प्रेशर होता है, ध्यान रखना हमेशा। तो आर्टरी के अंदर क्या आएगा, ब्लड सप्लाई होगी हार्ट के द्वारा, वो किसके थ्रू होगी, आर्टरी के द्वारा। जब हार्ट को ब्लड कम जा रहा है तो सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। और जब सप्लाई कम होगी तो आर्टरी पे प्रेशर भी क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। और आर्टरी पे प्रेशर कम पड़ेगा तो बीपी क्या रहेगा, कम रहेगा। और बीपी कम को क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। और हाइपोटेंशन कौन सी पोजीशन में दिखाई देगा, सुपाइन पोजीशन में। क्यों, क्योंकि सुपाइन पोजीशन के अंदर इंफीरियर वेना केवा पे जो है ज्यादा प्रेशर पड़ता है फीटस का। आई बात समझ में। तो इसीलिए हम लोग प्रेग्नेंट लेडी को सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए मना करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को सुपाइन पोजीशन में लेटने के लिए मना क्यों किया जाता है, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा पे प्रेशर बढ़ जाता है। फिर सुपाइन पोजीशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मना किया है, सुपाइन पोजीशन के लिए मना किया है, तो फिर कौन सी पोजीशन देंगे, तो इसको रोकने के लिए, हाइपोटेंशन को रोकने के लिए प्रोवाइड लेफ्ट लेटरल पोजीशन। अगली बात आया हुआ क्वेश्चन है, इन प्रेगनेंसी सुपाइन हाइपोटेंशन को रोकने के लिए आप जो है प्रेगनेंसी में कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कौन सी देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। आई बात समझ में, लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। कौन सी पोजीशन देंगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्लियर है, आई बात समझ में। और अभी आपने देखा कि प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है, तो प्लाज्मा लेवल बढ़ने के साथ साथ प्लाज्मा में बहुत सारी प्रोटीन्स भी है, तो उसके साथ इंक्रीज टोटल, सॉरी ध्यान से एक बार फिर समझेंगे इस बात को। देखो प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है 50% के आसपास, 50% जो है प्लाज्मा लेवल बढ़ जाता है, सीधा सीधा 1.5 गुना हो जाता है। जब प्लाज्मा लेवल बढ़ गया तो उसके अंदर घुले हुए पदार्थों का परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम। पहले तो 1 लीटर मान के चलो, पहले 1 लीटर के अंदर 20 ग्राम चीनी घुली हुई थी, अब पानी हो गया 1.5 लीटर। अब 1.5 लीटर के अंदर 20 ग्राम है चीनी, तो जो चीनी का परसेंटेज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। चीनी का परसेंटेज क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले तो किसमें था, 1 लीटर में 20 ग्राम था, अब 1.5 लीटर में 20 ग्राम है, तो परसेंटेज कम हो गया ना चीनी का। तो उसी तरीके से प्लाज्मा के अंदर पहले प्रोटीन घुली हुई थी, प्लाज्मा का वॉल्यूम 1.5 गुना हो गया, तो घुली हुई प्रोटीन का जो है परसेंटेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो आपके प्रोटीन लेवल होता है वो कम हो जाता है। प्रोटीन लेवल क्या हो जाता है, कम। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान से समझेंगे। टोटल प्रोटीन लेवल, टोटल प्रोटीन लेवल ज़्यादातर एल्बुमिन जो मेन प्रोटीन है और ग्लोब्यूलिन, इनका रेशियो हम लोग देखते हैं। तो नॉर्मली एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन का जो रेशियो होता है 1.7:1 होता है, 1.7:1 होता है। और प्रेगनेंसी में ये कम होकर कितना रह जाता है, 1:1 रह जाता है। आगे बात समझ में। और अगर अब बात करें ब्लड वॉल्यूम की, तो ब्लड वॉल्यूम आपने देखा कितना बढ़ जाता है, 40% के हिसाब से। तो अप्रोक्सीमेट कितना बढ़ता है, देखो
पूछ रहे प्रेगनेंसी के अंदर ब्लड वॉल्यूम कितना बढ़ता है, 1.5 लीटर के आसपास, 1.5 लीटर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि प्लाज्मा का जो है वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, प्लाज्मा कहाँ पे पाया जाता है, ब्लड के अंदर पाया जाता है। जब प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। आगे बात समझ में। सेकंड बात करते हैं हम लोग, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या चेंजेस होते हैं, दूसरा ना, रेस्पिरेटरी चेंजेस, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं देखेंगे ध्यान से। देखो, सबसे मेन चीज, रेस्पिरेशन पे कोई चेंजेस नहीं होता है, रेस्पिरेटरी रेट पे कोई चेंजेस नहीं होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। रेस्पिरेशन पे कोई चेंजेस नहीं होता है, और किसमें, रेट पर, रेस्पिरेटरी रेट पर कोई चेंजेस नहीं होता है। आया हुआ क्वेश्चन है ये, कोई चेंज नहीं होता है, नॉर्मल रहती है रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेशन रेट पे कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो O2 का कंजप्शन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि पहले तो एक आदमी के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी, केवल मदर के लिए, और प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन का कंजप्शन बढ़ जाता है, इंक्रीज O2 कंजम्पशन, है ना। O2 क्या होगी, ज़्यादा कंज्यूम होगी, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है, ज़्यादा कंज्यूम होगी, 2 लोगों के लिए चाहिए, अब कितना बढ़ जाता है, इंक्रीज 15 to 13%, 15 से 30% बढ़ जाता है ऑक्सीजन का कंजम्पशन। इसीलिए जो प्रेगनेंसी जो कंडीशन है, देखो रेस्पिरेटरी रेट में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैटर्न पे फर्क पड़ जाता है। और रेस्पिरेटरी पैटर्न कैसा हो जाता है, रेस्पिरेटरी पैटर्न रेट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाइपरपीनिया, हाइपरपीनिया का मतलब लंबी लंबी सांसें लेना, हाइपरपीनिया, जो डेप्थ है, डेप्थ बढ़ जाती है, हाइपरपीनिया का मतलब डेप्थ बढ़ जाना, इंक्रीज डेप्थ, डेप्थ बढ़ जाती है ना, डीप रेस्पिरेशन होने लगता है, डीप रेस्पिरेशन, डेप्थ बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अंदर जानी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कब अंदर जाएगी, जब जो है गहरी सांसें लेंगे, डीप रेस्पिरेशन करेंगे, हाइपरपीनिया करेंगे, और टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब ज़्यादा सांस गहरी ले रहे हो तो टाइडल वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा। एक एक सांस में जितना ऑक्सीजन का वॉल्यूम हम अंदर लेते हैं उसको जो टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, तो टाइडल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल कितना होता है टाइडल वॉल्यूम, 500 ml, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 ml से ज़्यादा। क्लियर। बात करते हैं आगे एसिड बेस बैलेंस की, कि एसिड बेस में क्या चेंजेस होते हैं। तीसरी बात, एसिड बेस चेंजेस क्या होता है, देखो नॉन प्रेग्नेंट, जो भी नॉन प्रेग्नेंट लेडी है उसकी बात करते हैं सबसे पहले। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 95 mmHg। नॉर्मल कंडीशन के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, आर्टरी वाले ब्लड में 95 mmHg। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान, इन प्रेगनेंसी, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, 105 mmHg। आया हुआ क्वेश्चन है ये एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है ना, हाइपरपीनिया कर रहा था अभी, डीप रेस्पिरेशन कर रहा था, तो जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी बढ़ेगा। अगली बात समझ, अब बात करते हैं वेट गेन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। वेट गेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो वेट गेन,
आइडियल जो वेट गेन होता है टर्म तक 37 वीक तक, आइडियल वेट गेन पूछ लिया जाए कि कितना वेट गेन होता है टर्म तक, 11 kg, 11 किलो वेट बढ़ता है। आई बात समझ में, 11 kg। और अगर एवरेज पूछ लिया जाए तो एवरेज वेट गेन की बात करें हम लोग 11 से 13 किलो, क्लियर, 11 से 13 किलो वेट जो है बढ़ता है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ट्राइमेस्टर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ट्राइमेस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है पूरी प्रेगनेंसी को। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है पूछ लिया जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो, ध्यान रखेंगे, 1 kg। सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है 5 kg। और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कितना बढ़ता है 5 kg। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी 1 किलो, और सेकंड ट्राइमेस्टर में 5 किलो, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 किलो। मतलब फर्स्ट के अंदर 1 किलो बढ़ता है, बाकी दोनों में 5-5 किलो बढ़ता है। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो ही क्यों बढ़ता है पूछ लिया जाए कि इतना कम क्यों, क्योंकि उसके अंदर ड्यू टू एमएसएस उल्टियाँ होती है। एमएसएस का मतलब उल्टी होना, उल्टी की वजह से वजन नहीं बढ़ पाता। क्लियर है माइंड के अंदर। तो आपके पास में यहाँ पे आपने देखा, देखो 11 से 13 किलो वेट बढ़ता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 किलो, सेकेंड ट्राइमेस्टर में 5 किलो, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 5 किलो। इस तरीके से टोटल जो वेट गेन होता है वो कितना होता है आपके पास में 11 से 13 किलो। आइडियली अगर बात करें, आइडियली वेट गेन 11 किलो होता है। आइडियली वेट गेन कितना होता है 11 किलो। अब बात करते हैं, देखो कौन से ऑर्गन का कितना वेट बढ़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट, कि कौन से ऑर्गन का कितना वेट बढ़ता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। तो देखो फीटस, फीटस कितने किलो का 3 kg का। आई बात समझ में। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड, उसका होता है 800 ग्राम। उसके बाद आपके पास में प्लेसेंटा, उसका टर्म पे वजन होता है 500 ग्राम। और उसके बाद आपके पास में ब्लड वॉल्यूम, मदर का जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है कितना बढ़ता है 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर के हिसाब से 1.5 kg मान लो। और डिपोजिशन ऑफ, मदर के अंदर डिपोजिशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन, फैट एंड प्रोटीन, फैट और प्रोटीन कितनी डिपोजिटेड होती है मदर के अंदर 3 से 4 किलो, 3 से 4 किलो फैट और प्रोटीन डिपोजिटेड हो जाएगी। उसके बाद यूट्रस, ड्रम पर यूट्रस का वजन 1 kg। और ब्रिस्ट में जो वजन चेंज होता है ब्रिस्ट के अंदर 400 ग्राम। इस तरीके से अप्रोक्सीमेट कितना, देखो कितना वेट जो है बढ़ता है, इन सबको मिलाए तो 11 से 13 kg। पूछ सकते हैं कि ब्रिस्ट का वजन कितना होता है टर्म पर, 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है 400 ग्राम। ब्लड कितना बढ़ जाता है 1.5 लीटर। फैट और प्रोटीन का डिपोजिशन कितना होता है 3 से 4 kg। बाकी आपको याद है कि एमनियोटिक फ्लूइड का कितना होता है, प्लेसेंटा का कितना होता है, यूट्रस का कितना रहता है उस टाइम पे ना। तो ये था आपके वेट गेन की, कितना वेट गेन होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, अब बात करते हैं एबनॉर्मल वेट गेन की।
अगर एबनॉर्मल वेट गेन हो तो क्या स्थिति आ सकती है, क्या कंडीशन हो सकती है? देखो नॉर्मल जो वेट गेन होता है 0.5 kg पर वीक होता है नॉर्मल। ध्यान रखना 0.5 kg पर वीक से ज्यादा है, पर वीक से अगर 0.5 kg पर वीक से ज्यादा है तो प्री एक्लेंसिया होने के चांसेस होंगे। और मोर देन 2 kg पर वीक, मोर देन 2 kg पर वीक हो बढ़ने लगेगा वजन तो एक्लेम्सिया होने के चांसेस होंगे। ये मैं आपको बताऊंगा क्या होता है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, अलग से टॉपिक है हमारे पास में। यहाँ पे आपको इतना सा ध्यान रखना है 0.5 kg पर वीक से ज़्यादा अगर वजन बढ़ रहा है तो प्री एक्लेम्सिया होने के चांसेस होंगे, और 2 kg पर वीक से ज़्यादा वजन बढ़ रहा है तो एक्लेम्सिया होने के चांसेस होंगे। और अगर 0.5 kg पर वीक से कम वजन बढ़ रहा है, इससे कम वजन बढ़ रहा है तो इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, की जो बेबी है उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन के चांसेस हो गए। फुल फॉर्म लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। आगे बात समझ में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंटेगुमेंटरी चेंजेस कि स्किन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। इंटेगुमेंटरी चेंजेस नेक्स्ट आपके पास में 6 इंटेगुमेंटरी चेंजेस। इंटेगुमेंटरी चेंजेस आखिर क्या चेंजेस होते हैं इंटेगुमेंटरी में? 5 नंबर का ही स्किन चेंजेस पढ़ते हैं हम लोग पहले, उसके बाद और भी पढ़ लेंगे। तो देखो 20 वीक पर लीनिया निग्रा दिखाई देती है स्किन के ऊपर, ये ध्यान रखना लीनिया निग्रा। अब ये लीनिया निग्रा क्या होती है? देखो एक लाइन दिखाई देती है, आप एब्डोमेन को चेक करोगे प्रेग्नेंट लेडी के तो ज़ीफॉइड प्रोसेस से लेकर ज़ीफॉइड प्रोसेस से लेकर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, सिम्फाइसिस प्यूबिस तक एक लाइन दिखाई देती है, लाइन दिखाई देती है ब्राउन कलर की, इसी को हम क्या बोलते हैं? लीनिया निग्रा। इसको क्या बोलते हैं? लीनिया निग्रा। आगे बात 20 वीक पर स्टेरिक ग्रेविडम, सेकंड बात करते हैं स्टेरी ग्रेविडर। स्किन में चेंज का सेकंड चेंजेस क्या आते हैं? स्टेरी ग्रेविडर। ये क्या होता है? देखो जब आप एब्डोमेन को देखोगे प्रेग्नेंट लेडी के एब्डोमेन को तो साइड में आपको जो है पिंक कलर के मार्क दिखाई देंगे, पिंक कलर के मार्क दिखाई देंगे, पिंक कलर के, पिंक कलर के मार्क दिखाई देंगे। और इन्हीं पिंक कलर के मार्क, जो मार्क होते हैं इनको क्या बोलते हैं? स्टेरी ग्रेविडर। लेकिन आफ्टर डिलीवरी ये जो पिंक कलर के मार्क हैं ये व्हाइट कलर के मार्क में कन्वर्ट हो जाते हैं। आफ्टर डिलीवरी जो पिंक मार्क हैं कन्वर्ट इन वाइट, और उसको बोलते हैं हम स्टेरिग्रेडम, नहीं बोलते अब बोलते हैं उसको स्टेरी एल्बिकैन। एल्बिकैन है बात समझ में? स्टेरी एल्बिकैन कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग
नेक्स्ट स्किन चेंजेज है क्लोस्मा ग्रेविडन। तीसरा जो स्किन चेंजेज है वो है क्लोस्मा ग्रेविडन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तीनों के तीनों। क्लोस्मा ग्रेविडन 24 वीक पर, 24 वीक पर फेस के ऊपर कुछ बटरफ्लाई तरीके के, बटरफ्लाई के कलर के, तितली की तरीके के देखो कुछ मार्क दिखाई देते हैं तितली जैसे, उन मार्क को हम बोलते हैं क्लोस्मा ग्रेविडन। फेस पर यहाँ पर फोरहेड पर यहाँ पर कुछ मार्क दिखाई देते हैं फोरहेड पर, मार्क ऑन फोरहेड, फोरहेड पे कुछ मार्क दिखाई देते हैं जिनको बटरफ्लाई साइंस या मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसको जो है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। मास्क ऑफ प्रेगनेंसी कैसे कहते हैं? क्लोस्मा ग्रेविडन को, या इसको बटरफ्लाई साइन भी कहते हैं, बटरफ्लाई साइन भी हम कहते हैं। और कौन से वीक पे दिखाई देते हैं ये? 24 वीक पर, 24 वीक पे दिखाई देते हैं। अब इनको अगर रोकना हो, देखो ये क्यों होते हैं, देखो मेन कारण यह है ओबेसिटी। देखो इनमें ज्यादा दिखाई देते हैं, ओबेसिटी वालों में, या फिर अगर कुजिंग सिंड्रोम है, कुजिंग सिंड्रोम जानते हो ना, स्टेरॉयड हार्मोन बढ़ जाने की वजह से, तो उसकी वजह से ये साइन ज्यादा दिखाई देंगे। और इनको रोकने के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में, इनको रोकने के लिए जैतून का तेल यूज करते हैं, जैतून का तेल, जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल यूज किया जाता है आपके स्टेरिक ग्रेविडन, क्लोस्मा ग्रेविडन या लीन या निग्रा को ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट हम बात करते हैं रीनल चेंजेस की। 6 पे रीनल, छठे नंबर का चेंजेस, रीनल चेंजेस। रीनल चेंजेस की बात करते हैं हम लोग। तो देखो फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ गया है, किडनी का काम बढ़ गया है, बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ गया है, प्लाज्मा बढ़ गया है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया है। तो जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो किडनी तक ब्लड क्या जाएगा? ज्यादा जाएगा। तो किडनी का काम भी बढ़ गया है। और किडनी के काम को मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट काम में लेते हो आप? GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, आप किडनी के फंक्शन को देखने के लिए काम में लेते हो, ये यूनिट है। तो यहाँ पर आपके किडनी से जो यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी, यूरिन फॉर्मेशन होना बढ़ जाएगा क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो जब यूरिन फॉर्मेशन बढ़ गया तो GFR क्या रहेगी? बड़ी भी दिखाई देगी। GFR क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 50% बढ़ जाएगी। नॉर्मल GFR कितनी होती है? नॉर्मल GFR की फुल फॉर्म होती है किडनी के द्वारा 1 मिनट में जितना ब्लड फिल्टर किया जाता है उसको GFR कहते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। GFR बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगा। नॉर्मल की बात करें, नॉर्मल कितनी होती है? 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। और यहाँ पर कितनी हो जाएगी? ध्यान रखना, प्रेगनेंसी में कितनी हो जाती है? 185 ml पर मिनट हो जाती है, 50% बढ़ जाती है ना। और पूरे दिन की बात करें, नॉर्मल पूरे दिन की कितनी होती है? 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे, ध्यान रखेंगे 180 लीटर पर डे होती है। और जो है आपके पास में यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज है, यूरिन अमाउंट बढ़ने लगेगा। सबसे पहली चीज, यूरिन अमाउंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इंक्रीज यूरिन अमाउंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आई बात समझ में?
का अमाउंट बढ़ जाता है और जो एब्जॉर्प्शन है, ध्यान रखना यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आयोडीन का एब्जॉर्प्शन और शुगर का जो एब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन जो है किडनी के द्वारा कम हो जाता है। ग्लूकोज का, पहले ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, कम। तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन करने की जो क्षमता होती है किडनी की, उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज थ्रेशोल्ड। ग्लूकोज थ्रेशोल्ड जो है कम हो जाता है, ग्लूकोज जो यूरिन के अंदर निकलना स्टार्ट हो जाता है ना, ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज किस में निकलना स्टार्ट हो जाता है, ग्लूकोज इन यूरिन। ग्लूकोज किस में निकलना स्टार्ट हो जाता है, यूरिन के अंदर। आई बात समझ में। नेक्स्ट चेंजेस की बात करते हैं, फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस में क्या चेंजेस होता है, देखो साथ में हम बात करते हैं फ्लूइड बैलेंस चेंजेस। देखो क्या चेंज होता है, सबसे पहले टोटल फ्लूइड जो है, फ्लूइड वॉल्यूम कितना बढ़ जाता है, 6.5 लीटर इंक्रीज हो जाता है। 6.5 लीटर इंक्रीज ड्यू टू फीटस, प्लेसेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड और जो है ब्लड वॉल्यूम, इन सब की वजह से जो है फ्लूइड वॉल्यूम जो है चेंज हो जाता है, 6.5 लीटर बढ़ जाता है। और ध्यान रखेंगे, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया। प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी कंडीशन दिखाई देती है, प्रेगनेंसी इज स्टेट ऑफ हाइपरवोलेमिया। हाइपरवोलेमिया की कंडीशन है, इसके अंदर बॉडी के अंदर हाइपरवोलेमिया दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। हाइपरवोलेमिया में एक बात और ध्यान रखेंगे, जो कि मैंने उसमें नहीं बताई आपको, एसिड बेस बैलेंस के अंदर, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी कम हो जाता है। नॉर्मल जो है 40 mmHg रहता है, लेकिन यहाँ पर कितना रह जाता है, प्रेगनेंसी में 32 mmHg। 32 mmHg मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कम। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ, कौन सी कंडीशन है, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रहती है, तो इसकी वजह से हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या दिखाई देता है प्रेगनेंसी में, हमेशा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस दिखाई देता है, ये बात ध्यान रखेंगे। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है हमेशा, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है पार्शियल प्रेशर क्या रहता है, इसके अंदर कम रहता है ना। नेक्स्ट आपके पास में रिप्रोडक्टिव चेंजेस। रिप्रोडक्टिव चेंजेस सबसे मेन चेंजेस यहीं पे होते हैं, मेनली चेंजेस एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाए कि मेनली चेंजेस कहाँ पर होते हैं मदर के अंदर प्रेगनेंसी में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे होते हैं, यूट्रस के अंदर। सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होते हैं यूटेराइन चेंजेस होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा चेंजेस कहाँ पे होते हैं, यूट्रस के अंदर। नॉर्मल जो यूट्रस का वजन देखो कितना चेंजेस होते हैं, नॉर्मल यूट्रस का वजन 60 ग्राम होता है, और बढ़कर जो है कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम तक टर्न पर। कितना तो वजन बढ़ गया। और जो इसकी लेंथ है और इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई है ना, तो इसकी लंबाई जो है 7.5 सेंटीमीटर से बढ़कर 5 गुना बढ़ जाती है, और कितनी हो जाती है, 35 सेंटीमीटर लंबाई। और चौड़ाई, चौड़ाई जो है आपके सीधे ही 3 गुना हो जाती है बढ़कर
3 गुना हो जाती है, कितनी हो जाती है? 15 सेंटीमीटर। और जो मोटाई है, वो सीधी की सीधी 2.5 गुना बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? 2.5 गुना। और कितनी हो जाती है? सीधी की सीधी आपके पास में 2 गुना बढ़ जाती है। और कितनी हो जाती है? 2.5 से 2 गुना हो गई तो कितनी आपके पास में? 5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो देखो, ये भी पूछ लेते हैं कि जो यूट्रस है उसकी लंबाई कितनी बढ़ती है? 5 गुना। चौड़ाई कितनी बढ़ती है? 3 गुना। और मोटाई कितनी बढ़ जाती है? 2 गुना। आई बात समझ में? और कितना हो जाता है यूट्रस? 35 इंटू 15 इंटू 5 का, है ना। जो लंबाई हो 35 हो जाती है, चौड़ाई 15 हो जाती है, और मोटाई कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर हो जाती है। आई बात समझ में? और अलग अलग तरीके के जो है यहाँ पे जो है साइन दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि चेडविक साइन, चेडविक साइन 8 वीक पर ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना या सर्विक्स। चेडविक साइन है ना, इसको आप लोग क्या बोलते हैं? जैक्यूमर साइन भी कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम क्या है? जैक्यूमर साइन। ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना या सर्विक्स, इसको बोलते हैं चेडविक या जैक्यूमर साइन। ओसिएंडर साइन दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ओसिएंडर साइन भी किससे रिलेटेड है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। ओसिएंडर साइन में क्या होता है? देखो, इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइना, इंक्रीज पल्सेशन ऑफ वेजाइना, पल्सेशन फील होने लगता है वेजाइना के अंदर 8वें सप्ताह के अंदर, 8 वीक में ना। उसके बाद गुडल साइन, गुडल साइन। तो गुडल साइन में क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स 6 वीक में दिखाई देता है ना। उसके बाद आपके पास में कैसे सॉफ्टनिंग हो जाती है? अगर नॉन प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका जो है, बताया था मैंने पहले एक क्लास ली थी, उसमें नॉन प्रेग्नेंट लेडी का जो सर्विक्स होता है वो भी सॉफ्ट होता है, लेकिन किसकी तरह होता है? नोज की तरह, टिप ऑफ द नोज की तरह। लेकिन प्रेग्नेंट लेडी की जो सॉफ्टनिंग होती है सर्विक्स की, वो कैसे होती है? लिप की तरह, टिप ऑफ द लिप, लिप की तरह सॉफ्ट हो जाते हैं ना। उसके बाद बात करते हैं ब्रेस्ट चेंजेस के। ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं? ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट चेंजेस की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या होना है? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट इन द ब्रेस्ट। मेमोजेनेसिस होता है, मेमोजेनेसिस। 400 ग्राम वजन बढ़ जाता है ब्रेस्ट का। क्यों क्यों होता है मेमोजेनेसिस? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ने की वजह से ब्रेस्ट के अंदर फैट, और फैट का डिपोजिशन हो जाता है, डिपोजिशन ऑफ फैट इन ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट का वजन कितना बढ़ जाता है? 400 ग्राम बढ़ जाता है ना। यही बात समझ में? साथ ही साथ में क्या होता है? देखो, ब्रेस्ट के चारों तरफ ध्यान से देखेंगे, ब्रेस्ट के चारों तरफ एक ट्यूबरकल दिखाई देते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिनको बोलते हैं मोंटेगोमरी ट्यूबरकल्स, मोंटेगोमरी ट्यूबरकल्स। ब्रेस्ट के चारों तरफ ये मान के चलो निकल है, चारों तरफ क्या होता है? छोटे छोटे ट्यूबरकल्स दिखाई देते हैं।
उभार दिखाई देंगे, जिनको बोलते हैं मोंटे गोमरी ट्यूबरकल। ये मोंटे गोमरी ट्यूबरकल्स क्या होते हैं? देखो, ये डेविएशन मतलब चेंजेस हो जाना, डेविएशन ऑफ सीबेसियस ग्लैंड, ये डेरिवेटिव बोल सकते हैं, डेरिवेटिव किससे बने होते हैं? सीबेसियस ग्लैंड में सूजन आ जाती है, उसकी वजह से बनते हैं मोंटे गोमरी ट्यूबरकल्स। आई बात समझ में? हाइपरट्रोफी हो जाती है सीबेसियस ग्लैंड की, हाइपरट्रोफी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से, जिसकी वजह से आपको क्या दिखाई देते हैं? मोंटे गोमरी ट्यूबरकल्स। और कब दिखाई देते हैं मोंटे गोमरी ट्यूबरकल्स? इन 12 वीक, 12वें सप्ताह के अंदर, 12 वीक में मोंटे गोमरी ट्यूबरकल्स आपको दिखाई देते हैं। सही बात समझ में? ब्रेस्ट सिक्रेशन की बात करें कि प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट का जो सिक्रेशन होता है वो कैसा होता है, तो स्टार्ट होता है 12वीं वीक में। 12वीं में चिपचिपा होता है, स्टाइकी स्टाइकी, लेकिन तो 16 वीक में ये थोड़ा थिक हो जाता है, थिक हो जाता है ना 16 वीक में। 12 वीक में सिक्रेशन निकलना स्टार्ट हो जाता है, 16 वीक में क्या हो जाता है? थिक हो जाता है। ये एक बार समझ में। बात करते हैं न्यूट्रिशनल चेंजेस की। ब्रेस्ट चेंजेस के बाद न्यूट्रिशनल चेंजेस क्या क्या होते हैं ना, न्यूट्रिशनल चेंजेस। देखो, एनर्जी बढ़ जाती है, एनर्जी जो कंज्यूम्शन है वो बढ़ जाता है, कितना? +300 किलो कैलोरी पर डे। आई बात समझ? इन प्रेगनेंसी कितना बढ़ जाता है? +300 हो जाती है, जितनी नॉर्मल कैलोरी है उसका 300 बढ़ जाता है। जैसे नॉर्मल कितनी होती है? एक नॉर्मल लेडी के लिए तो दिन भर की किलो कैलोरी कितनी चाहिए? 2500 किलो कैलोरी पर डे। तो 300 बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है यहाँ पे प्रेगनेंसी में? प्रेगनेंसी के अंदर कितनी हो जाती है? 2800। आई बात समझ में? और अगर यही बात हम लैक्टेशन, जो मदर दूध पिला रही है उसकी बात करें, तो उसके अंदर +500 कर देंगे। आई बात समझ में? तो उसकी कितनी हो जाती है? 3000। अगर प्रोटीन की बात करें, केवल एनर्जी के बाद प्रोटीन की, कि प्रोटीन का जो है कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो प्रेगनेंसी में 10 ग्राम, जितनी हमें चाहिए उसका 10 ग्राम बढ़ जाता है प्रेगनेंसी में, +10 ग्राम इन प्रेगनेंसी। नॉर्मल कितनी चाहिए? 60 ग्राम चाहिए। तो प्रेग्नेंट लेडी को कितनी चाहिए? 70 ग्राम, है ना। और अगर लैक्टेशन की टाइम की बात करें, तो लैक्टेशन में 20 ग्राम पर डे बढ़ जाती है। लैक्टेशन मतलब फीडिंग कराने वाली मदर, है ना। कैल्शियम की बात करें हम लोग कि कैल्शियम कितना बढ़ जाता है? कैल्शियम की बात करें हम लोग, कैल्शियम तो देखो, प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम की जरूरत पड़ती है वो कितनी पड़ती है? 1000 से लेके 1200 mg पर डे इन प्रेगनेंसी। और लैक्टेशन की बात करें तो लैक्टेशन के अंदर 1200 से 1500 mg पर डे इन लैक्टेशन। आई बात समझ में? जो 500 प्लस कर देते हैं लैक्टेशन के अंदर। अगर आयरन की बात करें कि आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है, तो 40 mg पर डे होना चाहिए इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कितना हो जाए? 40 mg पर डे। और लैक्टेशन के अंदर 30 mg पर डे के हिसाब से हमें जो है आयरन की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर बात करें हम लोग विटामिन B9 फोलिक एसिड की, देखो फोलिक एसिड का भी ध्यान रखेंगे। फोलिक एसिड का पूछ लेते हैं, फोलिक एसिड, विटामिन B9 की बात करें, फोलिक एसिड की, तो प्रेगनेंसी के अंदर 400 माइक्रोग्राम पर डे चाहिए। प्रेगनेंसी में कितना? 400 माइक्रोग्राम पर डे। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यही जो है लैक्टेशन के अंदर चाहिए 400 की कितनी दी जाएगी? 150।
लैक्टेशन के अंदर फोलिक एसिड की कितनी जरूरत पड़ेगी? 150 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से, 150 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से हमें जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? इसी तरह जिंक की बात करें कि जिंक कितना चाहिएगा? जिंक की बात करें, जिंक आपके देखो प्रेगनेंसी में तो 25 से 30 mg पर डे, ध्यान रखेंगे 25 से 30 mg पर डे इन प्रेगनेंसी। अगर जिंक और फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी तो बच्चे के अंदर क्या दिखाई देगा? स्पाइना बाइफिडा। है बात समझ में? स्पाइना बाइफिडा या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। जिंक और फोलिक एसिड की कमी की वजह से क्या दिखाई देता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। है बात समझ में? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और आयरन की कमी हो गई तो पाइका दिखाई देगा मदर में। पाइका का मतलब होता है जो नॉन एडिबल सब्सटेंस है, जैसे स्टोन खाना, चाक खाना, रेत खाना, मिट्टी खाना, है ना, ये सब। और इस पाइका क्या दिखा देता है? देखो पाइका किसको शो करता है कि मदर के अंदर जो है आयरन की और कैल्शियम की कमी है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड कैल्शियम मदर टेकिंग नॉन एडिबल सब्सटेंस सच एज स्टोन, चौक, एवं मिट्टी खाना, रेत खाना, चौक खाना, तो ये सब किसको शो करते हैं? आपके पाइका को। और इसकी वजह से क्या है? हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया को शो करता है, आयरन की कमी को शो करता है, टिटेनी होने के चांसेस होते हैं। किसके? टिटेनी होने के चांसेस होते हैं। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें क्या थी? आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस था कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। आई बात समझ में?